तो हमारा पहला हिस्सा है प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोनाउन और जिसके लिए वो यूज हो रहा है उनका आपस में आपसी सहमति होना जरूरी है। इसका नियम बिल्कुल सीधा सा है। प्रोनाउन को नंबर, जेंडर और पर्सन में अपने एंटीसीडेंट से मैच करना ही होगा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन देयर इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। सही प्रोनाउन होगा हिज। बिल्कुल वैसे ही गर्ल फेमिनिन है तो जाहिर है हिज नहीं हर पर सही है। जेंडर का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन यूज करते वक्त कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए। क्लैरिटी के लिए बस 2 बातें याद रखें। पहला, हर प्रोनाउन का एक ही क्लियर एंटीसीडेंट होना चाहिए, और दूसरा, किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो रूल नंबर 2 कहता है कि प्रोनाउन हमेशा एक ही, बस एक स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में ही कौन है, रवि या मोहन? ये क्लियर नहीं है ना? इसलिए सबसे बेहतर है कि हम साफ साफ नाम लिखें। यहां भी देखिए वही प्रॉब्लम है। शी कौन लेट था ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए कंफ्यूजन हटाने के लिए नाउन को रिपीट करना जरूरी हो जाता है। और रूल नंबर 3 इसी बात को और आगे बढ़ाता है। एक प्रोनाउन के एक से ज्यादा पॉसिबल एंटीसीडेंट्स कभी नहीं होने चाहिए। यहां ही लॉयर भी हो सकता है और क्लाइंट भी, पता ही नहीं चल रहा कौन। ऐसी एम्बिग्विटी से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप नाउन यूज करें। यहां भी सेम प्रॉब्लम, कौन वापस आया, सीता या गीता? इसीलिए सेंटेंस को बिल्कुल क्लियर बनाने के लिए नाम रिपीट करना ही पड़ेगा। अब पता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से सेंटेंस का लगभग 40% तक मतलब बदल या खो सकता है, और इसका सीधा असर आपके एग्जाम के मार्क्स पर पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउंस का सही और एफिशिएंट इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रूल नंबर 4 कहता है कि जहां मतलब बिल्कुल साफ हो वहां नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करें। इससे सेंटेंस बेटर फ्लो करता है। जैसे यहां राहुल रिपीट करना जरूरी नहीं है। हिज लिखने से सेंटेंस ज्यादा नेचुरल और स्मूथ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। हर प्रोनाउन का एक एंटीसीडेंट होना ही चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। इस सेंटेंस में दे कौन है पता नहीं, ये क्लियर नहीं है, इसलिए पीपल जैसे स्पेसिफिक नाउन का इस्तेमाल करना बेहतर है। He was broken. इट क्या टूटा? हमेशा बताएं कि आप आखिर किस चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि द ग्लास वॉज ब्रोकन। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहां हम सब्जेक्ट के लिए हमेशा सही प्रोनाउन केस यूज करने के बारे में सीखेंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये वो प्रोनाउन फॉर्म है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी काम करने वाला होता है, जैसे आई, ही, शी, वी और दे। नियम इसका बहुत सिंपल है। अगर प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा। देखिए, हिम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट के लिए ही का इस्तेमाल होगा। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कॉमन मिस्टेक है। जब आप सब्जेक्ट का हिस्सा हैं तो मे नहीं आई यूज करें, और रूल के हिसाब से दूसरे पर्सन का नाम पहले आता है। तो मी एंड रवि गलत है, सही है रवि एंड आई। सो रूल 7 का फंडा बहुत सिंपल सा है। देखिए, जब भी कोई प्रोनाउन सेंटेंस में एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो उसे हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अच्छा, चलिए इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हम अक्सर गलती करते हैं। पहला देखिए, द टीचर कॉल्ड आई। अब ये सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि आई जो है वो एक्शन करता है, रिसीव नहीं करता। यहाँ एक्शन रिसीव हो रहा है तो सही प्रोनाउन होगा मी, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है द टीचर कॉल्ड मी। बिल्कुल सेम लॉजिक से बिटवीन यू एंड आई गलत है, सही है बिटवीन यू एंड मी, और शी इन्वाइटेड ही की जगह होगा शी इन्वाइटेड हिम। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो इनमें से ही एक होगा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस या फिर देम। बस यही है आपके ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। ओके, अब आते हैं रूल 8 पर। और हाँ, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना क्योंकि ये रूल ये लोगों को काफी कंफ्यूज करता है। यहाँ पर प्रोनाउन का केस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअल में कंपेयर क्या कर रहे हो। जरा इन एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए। पहला कहता है शी इज टॉलर देन मी, गलत है। लेकिन दूसरा कहता है ही लाइक्स यू मोर देन मी, सही है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, एक जगह मी गलत, दूसरी जगह मी सही।
काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? बट डोंट वरी, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो है कंफ्यूजन का सोल्यूशन है द हिडन वर्ब ट्रिक। देखिए, असल में ये जो कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये अधूरे होते हैं। जैसे शी इज टॉलर देन आई, इसका पूरा मतलब है शी इज टॉलर देन आई एम। जैसे ही आपने वो छुपा हुआ एम लगाया, आई का यूज एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, ही लाइक्स यू मोर देन मी, इसका पूरा मतलब है ही लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स मी, मतलब वो आपको भी लाइक करता है और मुझे भी, बस आपको थोड़ा ज्यादा। और आखिरी, राम इज स्ट्रॉन्गर देन ही का पूरा मतलब है राम इज स्ट्रॉन्गर देन ही इज। सिंपल है ना, बस हिडन वर्ब को ढूंढना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। ये रूल उन प्रोनाउंस के बारे में है जो इज, वॉज, मस्ट बी यानी इन जैसे लिंकिंग वर्ब्स के ठीक बाद आते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जो हम सब लिटरली सब करते हैं। सोचो, फोन पर कोई पूछता है हु इज इट, और हम झट से बोलते हैं इट्स मी, है ना? लेकिन टेक्निकली ये गलत है। रूल कहता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सही जवाब होगा इट इज आई। हाँ, मानता हूं सुनने में थोड़ा सा फॉर्मल लगता है, पर करेक्ट यही है। बिल्कुल इसी तरह द विनर वॉज ही और दैट मस्ट बी शी करेक्ट यूसेज है। तो रूल एकदम सिंपल है। ये जो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस है ना, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये बस 2 जगह यूज होते हैं, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल शुरू में, या फिर एक लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद। दैट्स इट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट रूल है रूल 10, जिसका नाम है एपोजिशनल प्रोनाउंस। अब ये नाम सुन के घबराना मत, ये बस एक फैंसी टर्म है उन प्रोनाउंस के लिए जो किसी नाउन के ठीक बगल में आकर उसके बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। और इसका रूल तो और भी आसान है, बस ये देखो कि प्रोनाउन किस नाउन के लिए आ रहा है। अगर वो नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल देखें, मी रविज ब्रदर वेंट देयर। यहाँ पर वेंट देयर जाने का काम कौन कर रहा है? रवि का भाई यानी आई। मैं सब्जेक्ट हूं, इसलिए मी नहीं आई आएगा। करेक्ट है, आई रविज ब्रदर वेंट देयर। सेम लॉजिक ही द कैप्टन और शी माई सिस्टर पर भी अप्लाई होगा। चलिए अब बात करते हैं पोजेशन की, यानी मालिकाना हक की। रूल 11 उन्हीं प्रोनाउंस के बारे में है जो ओनरशिप दिखाते हैं। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमेशा अकेले आते हैं, इनको अपने बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि दिस बुक इज माइन बुक बिल्कुल गलत है, रिडंडेंट है, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि माइन का मतलब ही है मेरी किताब या मेरा, उसके अंदर बुक ऑलरेडी छुपा हुआ है, इसलिए हम सिंपल सा कहते हैं दिस बुक इज माइन, दैट्स इट। बिल्कुल यही रूल दैट हाउस इज हर्स और द बैग इज योर्स पर भी अप्लाई होता है। तो रूल 11 का आसान सा टेक अवे क्या है? ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये हमेशा अकेले खड़े होते हैं। इनके बाद कभी भी नाउन नहीं लगता, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स और देयर्स। और अब आते हैं हमारे आखिरी रूल पर, रूल नंबर 12। ये रूल पिछले रूल यानी रूल 11 से ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये भी पोजेशन दिखाने के बारे में है, पर एक अलग तरीके से। यहाँ हम बात करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। तो फर्क क्या है? याद है रूल 11 में प्रोनाउंस अकेले आते थे, लेकिन यहाँ रूल 12 में इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स को हमेशा एक साथी चाहिए, और वो साथी है एक नाउन। अगर आप सिर्फ दिस इज माई बोलेंगे तो सेंटेंस अधूरा है। माई क्या? माई बुक, माई पेन, माई हाउस, कुछ तो होगा ना। इन्हें हमेशा एक नाउन की जरूरत पड़ती है, इसलिए माई बुक, हिज पेन और देयर बुक्स ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस लिस्ट को भी दिमाग में बिठा लीजिए। इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद एक नाउन आना कंपल्सरी है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। याद रखिएगा, ये रूल 11 वाले पोजेसिव प्रोनाउन से बिल्कुल अलग हैं। नंबर 13 ये कहता है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि योर्स, हर्स या देयर्स, इनमें कभी भी, आई रिपीट, कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। देखिए, अक्सर लोग योर्स लिख देते हैं, जो एक बहुत ही कॉमन गलती है। सही तरीका बिल्कुल सिंपल है, योर्स बिना किसी अपॉस्ट्रोफी के। ऐसा इसलिए क्योंकि योर्स वर्ड अपने आप में ही पोजेशन यानी कि तुम्हारा होने का एहसास दिखा देता है। और हाँ, ये रूल सिर्फ योर्स के लिए नहीं है, सेम चीज हर्स और देयर्स के साथ भी है। ये दोनों भी बिल्कुल गलत हैं। सही वर्ड्स हैं हर्स और देयर्स, बस एस लगाना है, अपॉस्ट्रोफी नहीं। तो आइए इसका मेन पॉइंट समझते हैं।
बात सिंपल सी है। पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे कि योर्स, हर्स, आर्स, देयर पहले से ही ओनरशिप दिखाते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल दूसरी जगह होता है, जैसे इट्स, जिसका मतलब है इट इज, या फिर किसी के नाम के साथ, जैसे प्रियाज पेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 14 पर। यह भी पोजेसिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, और रूल यह है कि पोजेसिव प्रोनाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। अब आप खुद सोचिए, दिस इज द माई बुक सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि हम आर्टिकल्स जैसे ए, एन या द को पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माई, हर या हिज से पहले यूज नहीं करते। सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंस है दिस इज माई बुक। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी लॉस्ट अ हर पर्स। नो, ये गलत है। सही होगा शी लॉस्ट हर पर्स। बिल्कुल वैसे ही ही सोल्ड द हिज कार भी गलत है। करेक्ट फॉर्म है ही सोल्ड हिज कार। तो आखिर ऐसा है क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे माय, योर, हिज ये पहले से ही क्लियर कर देते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। वो खुद ही एक डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं, तो उनके साथ एक और आर्टिकल लगाना वो जरूरी नहीं है, रिडंडेंट हो जाता है। ओके, टाइम फॉर रूल नंबर 15। और हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। ये रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, जैसे हिमसेल्फ, जिनका गलत यूज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जरा इस सेंटेंस को देखिए, रवि टोल्ड मोहन अबाउट हिमसेल्फ। अब यहां एक प्रॉब्लम है, ये हिमसेल्फ आखिर है कौन? रवि है या फिर मोहन? सेंटेंस से कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, रवि टोल्ड मोहन अबाउट हिम, देखा अब एकदम क्लियर है कि बात मोहन की हो रही है। सिर्फ हिम लगाने से सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, मीनिंग बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। पिछले सेंटेंस में रवि टोल्ड मोहन, सब्जेक्ट कौन है? रवि, इसलिए हिमसेल्फ का मतलब रवि ही होगा। अगर आपको दूसरे पर्सन यानी मोहन की बात करनी है तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम यूज करें। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं रूल नंबर 16। ये एक ऐसी गलती है जो लोग स्पेशली बोलते वक्त बहुत ज्यादा करते हैं। रूल ये है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आपने जरूर सुना होगा लोगों को कहते हुए माई सेल्फ वेंट टू द ऑफिस। सुनने में शायद थोड़ा कूल लगता है, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, आपको हमेशा कहना चाहिए आई वेंट टू द ऑफिस। और ये सिर्फ माई सेल्फ के साथ नहीं है। हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, गलत। देमसेल्व्स वर लेट, ये भी गलत। सही क्या होगा? सिंपल, ही इज रिस्पॉन्सिबल और दे वर लेट। सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आएगा। तो याद रखिए, सेंटेंस का हीरो यानी सब्जेक्ट हमेशा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा। ये वो प्रोनाउंस हैं जो काम करते हैं, जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 17 पे। ये इंटरेस्टिंग है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ये तब होता है जब एक्शन घूमकर सब्जेक्ट पर ही वापस आ जाता है। चलो इस एग्जाम्पल को देखो। अगर मैं कहूं ही ब्लेम्ड हिम फॉर द लॉस, इसका क्या मतलब हुआ? कि उसने किसी दूसरे आदमी को ब्लेम किया, राइट? पर क्या हो अगर वो खुद को ब्लेम कर रहा हो? तब हमें कहना पड़ेगा ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द लॉस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इंट्रोड्यूस्ड हर टू द गेस्ट्स, इसका मतलब उसने किसी और लड़की को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन अगर वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है तो सही सेंटेंस होगा शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द गेस्ट्स। सेम, अगर लड़के ने खुद को चोट मारी तो द बॉय हर्ट हिमसेल्फ। आपके हेल्प के लिए यहां कुछ और कॉमन वर्ब्स की लिस्ट है जिनके साथ अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगते हैं जब काम खुद पर ही हो रहा हो। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि अक्विट, अवेल, अम्यूज, एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट और भी कई हैं। और फाइनली आते हैं हम आज के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 18। ये रूल हिमसेल्फ और हरसेल्फ जैसे वर्ड्स के एक दूसरे यूज के बारे में है। हम इन्हें सेंटेंस में जोर डालने यानी एम्फेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और तब इन्हें कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसमें सबसे जरूरी चीज है इसकी जगह यानी प्लेसमेंट। जोर डालने के लिए आपको इस प्रोनाउन को उस सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद लगाना है जिस पर आप जोर दे रहे हैं। इसलिए ही हिमसेल्फ डिड द वर्क बिल्कुल सही है, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ यस्टरडे ये प्लेसमेंट गलत है। तो चलिए इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहली बात, ये दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही है।
दूसरी बात, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस देना है। तीसरी बात, ये आमतौर पर सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। और सबसे मजेदार बात, अगर आप इसे हटा भी देंगे ना तो भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। इसका मतलब सिंपल है, उसने खुद अपने आप ये काम पूरा किया, किसी और ने उसकी हेल्प नहीं की। यहां हरसेल्फ बस इस बात पर जोर दे रहा है कि काम उसी ने किया है। सो रूल 19 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम, आप इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, यह है कि प्रोनाउन को हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे एंटीसीडेंट क्या है? सिंपल है, एंटीसीडेंट वो नाउन है जिसके लिए प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। चलिए इन एग्जाम्पल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शी के लिए हिमसेल्फ तो बिल्कुल गलत है, सही है हरसेल्फ, सिंपल राइट। फिर दे तो प्लूरल है, तो उसके लिए हिमसेल्फ कैसे आएगा? ऑब्वियसली देमसेल्व्स आएगा। और आई के साथ, आई के साथ तो हमेशा माई सेल्फ ही यूज होता है, बिल्कुल लॉजिकल है ना? अब आते हैं रूल 20 पर। यह रूल 19 से थोड़ा अलग है। वहां हमने सीखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करना है, लेकिन यहां रूल 20 में हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं होता। और बिलीव मी, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, यहां देमसेल्व्स या हिमसेल्फ की कोई जरूरत ही नहीं है। सोच के देखिए, जब हम कहते हैं द सोल्जर्स फेड ऑन रूट्स, तो ये ऑब्वियस है ना कि उन्होंने खुद ही खाया। सेम लॉजिक ही रेस्टेड के साथ है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालना मतलब सेंटेंस को बेवजह लंबा और गलत करना। चलो आगे बढ़ते हैं रूल 21 पर। यह रूल है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में, और इसका नियम बहुत ही सिंपल है। प्रोनाउन को बस अपने नाउन के नंबर से मैच करना है। मतलब अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल। देखिए कितना आसान है। बुक्स प्लूरल है, इसलिए हम दीज यूज करेंगे, दिस नहीं। दूसरे एग्जाम्पल में पेन सिंगुलर है तो उसके लिए दैट आएगा, और चेयर भी सिंगुलर है इसलिए दिस बिल्कुल करेक्ट है। इट्स ऑल अबाउट मैचिंग सिंगुलर विथ सिंगुलर एंड प्लूरल विथ प्लूरल। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये टेबल आपके लिए है। इसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सिंगुलर के लिए यूज करो दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोज। सिंपल। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प करेगा। रूल 22 भी इन्हीं 4 वर्ड से जुड़ा हुआ है, दिस, दीज, दैट, दोज। लेकिन इस बार हम नंबर की नहीं, डिस्टेंस की बात करेंगे। याद रखिए, दिस और दीज पास की चीजों के लिए, और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, माउंटेन्स और स्टार्स आसमान में हमसे दूर होते हैं, राइट? इसलिए हम दोज यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लावर है वो तो नियर मी यानी मेरे पास है, इसलिए दिस का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। तो पूरा गेम किसका है? डिस्टेंस का, पास या दूर। ओके, अब आते हैं रूल 23 पर। यह थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। रूल यह है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग नाउन्स हों तो दिस हमेशा बाद वाले यानी दूसरे नाउन को रेफर करता है, और दैट पहले वाले नाउन को। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस। यहां गोल्ड पहले आया और सिल्वर बाद में। तो जब हम आगे कहते हैं दिस इज शाइनी एंड दैट इज कॉस्टली, तो दिस किसके लिए है? बाद वाले के लिए यानी सिल्वर के लिए, और दैट किसके लिए? पहले वाले के लिए यानी गोल्ड के लिए। सेम टू सेम लॉजिक दूसरा एग्जाम्पल में भी लगेगा। एक सिंपल तरीका इसको याद रखने का, दिस रिफर्स टू द लैटर एंड दैट रिफर्स टू द फॉर्म। और अब हम आ गए हैं इस सेशन के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 24। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा। वर्ड्स जैसे ईच, ईदर और नीदर जब भी यूज होंगे उन्हें हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा, ऑलवेज। अब यहां देखिए, आप शायद बॉयज या आंसर्स जैसे प्लूरल वर्ड्स देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यही तो कैच है। भले ही बॉयज प्लूरल है, लेकिन उसके पहले ईच लग गया, इसलिए पूरा सब्जेक्ट अब सिंगुलर हो गया। इसीलिए हम प्लूरल प्रोनाउन देयर नहीं बल्कि सिंगुलर हिज यूज करेंगे। सेम चीज वर्ब के साथ होगी, आर की जगह इज आएगा और हैव की जगह हैज आएगा। इस रूल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस बात को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, ईच, ईदर और नीदर के बाद हमेशा अ सिंगुलर वर्ब और अ सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो रूल 25 ईच के यूज के बारे में है।
ये कहता है कि ईच को ऑब्जेक्ट के ठीक बाद भी लगाया जा सकता है, पर इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट से किसी नंबर या गिनती का पता चलना चाहिए। अब इस स्लाइड का ध्यान से देखिए, जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनमें प्राइज, सॉन्ग और बोनस से पहले आर्टिकल ए नहीं लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईच का मतलब ही होता है हर एक, इसलिए हर प्लेयर को एक प्राइज मिला और हर बच्चे ने एक गाना गाया, तो उस एक को दिखाने के लिए ए लगाना बहुत जरूरी है। जैसे इस एग्जाम्पल में अ प्राइज ईच कहने से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसका मतलब है कि हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली एक एक प्राइज मिला, ऐसा नहीं कि सबने मिलकर एक ही प्राइज शेयर किया। तो ये ए सेंटेंस में क्लैरिटी लाता है। चलिए अब रूल 26 पर चलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करेगा, जो है आइदर और एनी के बीच का फर्क। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी इंग्लिश में एक और गलती कम हो जाएगी। इसका फंडा बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। आइदर का इस्तेमाल हमेशा और सिर्फ हमेशा 2 यानी 2 ऑप्शंस के लिए होता है। जैसे ही ऑप्शंस 2 से ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो 3 रोड्स हो या 5 बॉयज, आपको एनी या एनी वन का यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ 3 रास्ते हैं, आइदर का यूज करना गलत है। हमें कहना होगा एनी वन, जिसका मतलब है कि 3 में से कोई भी एक रास्ता शहर तक जाता है। तो सब कुछ चॉइस के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे आइदर 2 चीजों में से एक की बात करता है, बिल्कुल वैसे ही उसका एक साथी है नाइदर, और हमारा रूल 27 इसी के बारे में है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। पर यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ग्रामर में नीदर को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, हमेशा। और क्योंकि नीदर सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, सिंपल। इसलिए आर, वर और हैव जैसे प्लूरल वर्ब्स यहाँ गलत हैं। उनकी जगह हम सिंगुलर वर्ब्स जैसे इज, वॉज और हैज का यूज करेंगे। तो अगर आपको ये कहना है कि दिए गए 2 जवाब में से एक भी सही नहीं है, तो सही सेंटेंस होगा नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। यहाँ इज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नाइदर है, जो कि सिंगुलर है। अब आगे बढ़ते हैं रूल 28 की तरफ। ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस से डील करता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये प्रोनाउंस किसी डेफिनेट या स्पेसिफिक इंसान या चीज के बारे में नहीं बताते। इस रूल को याद रखने का एक बहुत आसान सा हैक है। कोई भी प्रोनाउन जिसके आखिर में वन, बॉडी या थिंग आता है, वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। जैसे कि एवरीवन, समबडी, नथिंग, ये सब के सब सिंगुलर हैं। इसलिए इन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम हिज जैसे सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ना कि देयर का। और वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है, हैज आएगा, हैव नहीं। ये एक ट्रेडिशनल ग्रामर रूल है जिसे हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन फॉरगॉट हिज ड्यूटी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, आई नो एवरीवन सुनने में बहुत सारे लोगों जैसा लगता है, पर ग्रामर की नजर में ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, बिल्कुल एक टीम की तरह। अब हम आते हैं रूल 29 पर। ये वन के यूज से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश का रूल है, लेकिन अच्छी राइटिंग के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। रूल बहुत सीधा सा है। अगर आपका सेंटेंस वन से शुरू होता है तो पूरे सेंटेंस में उसको रेफर करने के लिए वन या वंस का ही इस्तेमाल होगा। बीच में हिज, हर या देयर पर स्विच नहीं कर सकते। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जैसे ये सेंटेंस, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ वन को कंसिस्टेंटली वंस से फॉलो किया गया है। इससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैलेंस्ड और करेक्ट रहता है। और अब हमारे आज के आखिरी रूल 30 की बारी है। ये नन के यूज के बारे में है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए इस पर खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, नन एक अजीब प्रोनाउन है, क्योंकि ये कभी सिंगुलर होता है और कभी प्लूरल। इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में नन का आखिर मतलब क्या निकल रहा है। यहाँ पर सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। जब नन का मतलब ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स से हो, जैसे कि प्लेयर्स या स्टूडेंट्स, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब नन का मतलब एक पूरी चीज या एक सिंगल यूनिट से हो, जैसे कि किताबों का कलेक्शन, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए नन ऑफ द प्लेयर्स हैव रिटर्न्ड सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ हमारा फोकस हर एक प्लेयर पर है कि उनमें से एक भी नहीं लौटा है। इस इंडिविजुअल फोकस की वजह से यहाँ प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया गया है।
है रूल 31। पता है ये एनीवन और आइदर में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको क्लियर करते हैं। रूल बहुत सिंपल सा है। जब भी आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हों तो आपको यूज करना है आइदर, और अगर चॉइसेस 2 से ज्यादा हैं तब आप एनीवन का यूज करें। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, एनीवन ऑफ द 2 बॉयज कैन आंसर। अब यहाँ साफ साफ 2 बॉयज लिखा है, तो एनीवन कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत। सही होगा आइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन आंसर। सेम चीज अगले एग्जाम्पल में है। 2 रोड्स हैं, इसलिए एनीवन नहीं, आइदर आएगा। और तीसरे में 2 पेन्स की बात हो रही है, तो वहां भी आइदर ही करेक्ट है। तो बस इतना याद रखिए, जहां 2 चीजें हैं वहां आइदर। ओके, आगे बढ़ते हैं रूल 32 पर। ये रूल है क्वांटिफायर्स के बारे में, मतलब ऑल, सम, मोस्ट जैसे वर्ड्स। अब इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, इसका फैसला ये वर्ड्स नहीं करते। फैसला कौन करता है? इनके बाद आने वाला नाउन। और आपको बस ये देखना है कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। पहला एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द वाटर आर वेस्टेड। अब आप ही बताओ, क्या आप पानी को गिन सकते हो? 1 पानी, 2 पानी? नहीं ना, वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो आर गलत है। सही होगा इज। ऑल ऑफ द वाटर इज वेस्टेड। बिल्कुल यही चीज मिल्क और शुगर के साथ भी है। सम ऑफ द मिल्क वॉज स्पिल्ड, मोस्ट ऑफ द शुगर इज यूज्ड, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल हैं। तो इस रूल को समराइज करते हैं इस टेबल से। देखिए, अगर ऑल, सम या मोस्ट के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे पानी, चीनी, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे इज या वॉज। पर अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसे बॉयज, पेन्स, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, जैसे आर या वर। कितना आसान है, राइट? ओके, आगे के जो रूल्स है ना, उनको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को पक्का करना होगा, और वो है कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या चीज है? जब हम लोगों या चीजों के पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं और वो ग्रुप एक यूनिट की तरह काम करता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे सोचिए, टीम, जूरी, कमिटी, ये सब एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो अब जब हम कलेक्टिव नाउन समझ गए हैं, चलिए देखते हैं रूल 33। ये रूल कहता है कि जब एक कलेक्टिव नाउन, मान लीजिए एक जूरी या एक टीम, एक साथ एक यूनिट की तरह काम करती है, मतलब उनका डिसीजन एक है, उनका एक्शन एक है, तो हम उस पूरे ग्रुप को एक सिंगल चीज मानते हैं, और उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, द जूरी गेव देयर वर्डिक्ट। अब सोचिए, वर्डिक्ट तो पूरी जूरी ने मिलकर एक ही दिया ना, सबका फैसला एक था, तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए देयर नहीं, इट्स आएगा। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। सेम लॉजिक टीम के साथ है। पूरी टीम एक साथ हारी, तो द टीम लॉस्ट इट्स मैच, और कमिटी ने भी डिसीजन एक साथ बदला, इसलिए द कमिटी चेंज्ड इट्स डिसीजन। अब आते हैं रूल 34 पर, और ये रूल 33 का आप कह सकते हैं ऑपोजिट है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ग्रुप हमेशा एक साथ ही काम करे। कई बार ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग सोचते हैं, उनके ओपिनियंस डिवाइड हो जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम उस ग्रुप को एक यूनिट नहीं मानते, हम उन्हें अलग अलग इंडिविजुअल्स मानते हैं, और इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। इस स्लाइड पर डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखेगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड। यहाँ पर कीवर्ड है डिवाइडेड, मतलब सबके ओपिनियन अलग अलग थे, वो एक यूनिट नहीं थे, इसलिए यहाँ इट्स यूज करना गलत होगा। सही है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगले एग्जाम्पल में कीवर्ड है इंडिविजुअली। हर प्लेयर ने अपना अपना यूनिफॉर्म बदला, इसलिए द टीम चेंज्ड देयर यूनिफॉर्म्स। और आखिरी वाले में कमिटी डिसएग्री कर गई, मतलब मेंबर्स में सहमति नहीं थी, तो हम यूज करेंगे देमसेल्व्स। द कमिटी डिसएग्रीड अमंग देमसेल्व्स। चलिए अब देखते हैं रूल 35। ये भी कलेक्टिव नाउन से ही जुड़ा है। इस रूल में हम बात कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स के ग्रुप्स की, जैसे इंसानों या जानवरों का ग्रुप। जब हम इस पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट के रूप में रेफर करते हैं, जैसे एक फ्लॉक या हर्ड, तब हम उनके लिए भी न्यूट्रल प्रोनाउन इट का ही यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स स्प्रेड देयर विंग्स। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चिड़िया की बात नहीं कर रहे, हम पूरे फ्लॉक, पूरे झुंड की बात कर रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट, इसलिए सही होगा स्प्रेड इट्स विंग्स। सेम चीज है अ बेवी ऑफ गर्ल्स के साथ। पूरा ग्रुप है तो प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, और अ हर्ड ऑफ कैटल भी एक यूनिट की तरह चल रहा है, इसलिए मूव्ड इटसेल्फ। याद रखिए, फोकस फ्लॉक, बेवी या हर्ड पर है, इंडिविजुअल मेंबर्स पर नहीं।
और इसके साथ हम आ गए हैं अपने आज के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 36। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, द सेम पर्सन रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब दो अलग अलग टाइटल्स, जैसे मान लीजिए पोएट और राइटर, एंड से जुड़े हों पर वो रेफर एक ही इंसान को कर रहे हों, तो हम उन्हें दो लोग नहीं बल्कि एक ही मानते हैं। ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। देखिए, माय फ्रेंड एंड माय गाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास दो लोग हैं, एक दोस्त और एक गाइड। नहीं, इसका मतलब है कि एक ही इंसान है जो मेरा दोस्त भी है और गाइड भी। तो जब इंसान एक है तो सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर हुआ ना, इसलिए हम प्लूरल प्रोनाउन देयर नहीं बल्कि सिंगुलर प्रोनाउन जैसे हिज या हर यूज करेंगे। चलिए इसको आखिरी बार कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पक्का कर लेते हैं। माई फ्रेंड एंड गाइड लॉस्ट देयर वे, गलत, क्योंकि इंसान एक है तो लॉस्ट हिज वे सही है। अगला देखिए, द पोएट एंड राइटर एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज, यहां भी पोएट और राइटर एक ही व्यक्ति है, इसलिए एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। और लास्ट वाला, माई अंकल एंड गार्डियन सोल्ड देयर हाउस, बिल्कुल गलत, जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्डियन हैं, एक ही पर्सन। तो सही सेंटेंस है माई अंकल एंड गार्डियन सोल्ड हिज हाउस। तो आ गए हम रूल 37 पर। इसे आप आसानी से द टीम वर्क रूल कहकर याद रख सकते हैं। सोचो, जब दो अलग अलग सिंगुलर लोग एंड से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? वो एक टीम बन जाते हैं, राइट? और एक टीम के लिए हम हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करेंगे, जैसे कि देयर। और इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं, वैसे ही एक सिंगुलर नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। सिंपल है ना? चलिए एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। ओके, अब स्क्रीन पर देखिए, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत बहुत कॉमन है। सेंटेंस कह रहा है हिज लाइन्स, ऐसा लग रहा है जैसे पोएट और सिंगर एक ही आदमी है, पर द पोएट एंड द सिंगर का मतलब है कि ये दो अलग अलग लोग हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो दोनों को कवर करे, राइट? ये हुई ना बात, बिल्कुल सही। यहाँ हम डेयर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि द पोएट और द सिंगर अब एक टीम है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो उनकी टीम ने उनके यानी देयर लाइन्स भुला दिए। देखा कितना आसान है। ठीक है, तो एंड का टीम वर्क वाला रूल तो क्लियर हो गया, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? तो पेश है रूल 38। ये है असली गेम चेंजर। ये रूल इंट्रोड्यूस करता है दो छोटे से शब्दों को, ईच और एवरी, और बिलीव मी ये आते ही सारा खेल पलट देता है। अब देखिए, भले ही दो नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन अगर उनसे ठीक पहले ईच या एवरी लग गया तो टीम वर्क खत्म। अब हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, बल्कि ग्रुप के हर एक मेंबर की, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग बात कर रहे हैं, और इसीलिए प्रोनाउन वापस सिंगुलर हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ देयर का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ईच ने आते ही उस टीम को तोड़ दिया है। अब हम बॉय एंड गर्ल एज अ ग्रुप नहीं देख रहे। अब हर लड़का अलग है और हर लड़की अलग। दे आर इंडिविजुअल प्लेयर्स नाउ, नॉट अ टीम। तो सही प्रोनाउन होगा हिज। इस बात को बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। हाँ, एक छोटी सी बात, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लोग इंक्लूसिविटी के लिए हिज और हर या कभी कभी देयर भी यूज करते हैं, लेकिन जब बात कंपोजिटिव एग्जाम्स की आती है तो आपको स्टैंडर्ड रूल यानी सिंगुलर प्रोनाउन वाला रूल ही फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हमने जोड़ने वाला एंड देख लिया और अलग करने वाला ईच और एवरी भी। अब क्या? अब आती है चॉइस की बारी, जब हमें दो चीजों में से एक को चुनना हो, यानी और या नॉर का यूज करना हो। तो चलिए देखते हैं रूल 39। सोचो, जब मैं कहती हूँ चाय या कॉफी, तो इसका क्या मतलब होता है? यही ना कि दोनों में से कोई एक। दोनों नहीं, बस यही लॉजिक और नॉर पर अप्लाई होता है। हम दोनों नाउन्स की बात एक साथ नहीं कर रहे, हम उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। ये एक और ऐसी गलती है जो बोलने में बहुत लोग करते हैं। आइदर राम और श्याम फॉरगॉट देयर वॉलेट, ये गलत है। आइदर और का मतलब ही है कि एक्शन किसी एक ने किया है, या तो राम वॉलेट भूला है या श्याम, दोनों एक साथ नहीं भूले, तो देयर कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, सही सेंटेंस होगा फॉरगॉट हिज वॉलेट, क्योंकि हम किसी एक ही लड़के की बात कर रहे हैं। वॉलेट या तो राम का है या श्याम का, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर हिज ही आएगा। सिंपल लॉजिक। ओके, अब आने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल, रूल 40। इसे प्रॉक्सिमिटी रूल कहते हैं, यानी पास वाले का रूल।
और आप इसे रूल 39 का एक सुपरचार्ज्ड वर्जन भी समझ सकते हैं। ये तब यूज होता है जब और या नॉर से जुड़े हुए नाउन्स अलग अलग नंबर के हों, यानी एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इस रूल का फंडा एकदम सिंपल है, बस ये याद रखो, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। प्रोनाउन थोड़ा आलसी है, वो दूर नहीं देखता, वो अपने सबसे पास सबसे नजदीक वाले नाउन को देखता है और बस उसी को कॉपी कर लेता है। अगर पास वाला नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर पास वाला नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल। दैट्स इट। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स फॉरगॉट। अब यहाँ आएगा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन से ठीक पहले कौन सा नाउन है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल। तो बस प्रोनाउन ने स्टूडेंट्स को देखा और खुद भी प्लूरल बन गया। देयर, देखा, इट्स दैट सिंपल। और अब इसको देखिए, नीदर द बॉयज नॉर रमेश लॉस्ट। अब प्रोनाउन से ठीक पहले कौन है? रमेश। रमेश क्या है? एक लड़का, यानी सिंगुलर। तो इस बार प्रोनाउन ने रमेश को कॉपी किया और बन गया हिज। तो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? हमेशा पास वाला नाउन। ऑलराइट, तो ये थे अग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब चलिए थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। अब हम ग्रामर से थोड़ा आगे बढ़कर बात करेंगे प्रोनाउन एटिकेट की, मतलब प्रोनाउंस को यूज करने का सही तरीका आम बोलचाल में। खास करके जब आपको कोई गलती माननी हो तो प्रोनाउंस का करेक्ट पोलाइट ऑर्डर क्या होता है? तो जब भी आप किसी गलती की या ब्लेम की बात कर रहे हो तो ऑर्डर हमेशा होता है 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके पीछे का लॉजिक बहुत आसान और अच्छा है। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले खुद पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कह रहे हैं आई, फिर आप उस इंसान को एड्रेस कर रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी यू, और सबसे आखिर में आप किसी तीसरे इंसान, ही या शी का जिक्र करते हैं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग मैच्योर एंड टेकिंग ओनरशिप। आप देखिए, अगर आप कहते हैं यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसे सुनने में ऐसा लगता है जैसे आप पहले दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और खुद को सबसे आखिर में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है कि गलती की जिम्मेदारी हमेशा पहले खुद ली जाती है। तो सही और पोलाइट तरीका ये है, सही ऑर्डर होगा आई, यू एंड ही। इसका मतलब साफ है, पहले मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार हूं, फिर तुम और फिर वो। ये सुनने में भी सही लगता है और आपके कैरेक्टर को भी अच्छा दिखाता है। तो ये तो हुई गलती मानने की बात, जिसका ऑर्डर है 1 2 3। लेकिन सोचिए, अगर बात किसी अच्छे काम की हो, किसी प्राइज की हो, क्रेडिट देने की हो, तब क्या? तब भी यही ऑर्डर रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे आखिरी रूल 42 में आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम ऑर्डर को बिल्कुल 180 डिग्री घुमा देते हैं। जब भी आप किसी अच्छे काम की, किसी तारीफ की या एक नॉर्मल पॉजिटिव बात की बात करते हैं तो ऑर्डर अचानक से रिवर्स हो जाता है। ये बन जाता है 3 2 1। इसके पीछे की वजह है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। एक पोलाइट इंसान हमेशा क्रेडिट पहले दूसरों को देता है, तो पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और सबसे आखिर में बहुत ही मॉडेस्टली फर्स्ट पर्सन यानी खुद को रखा जाता है। सोचिए, अगर आप कहते हैं आई, यू एंड रवि वन द प्राइज, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे आप सबसे पहले क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। तारीफ लेते वक्त खुद को सबसे आगे रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए ये ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो सही और हम्बल तरीका क्या है? वो है रवि, यू एंड आई। पहले क्रेडिट रवि को, फिर क्रेडिट आपको और सबसे आखिर में मुझे। बस ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपकी इंग्लिश को आम से इम्प्रेसिव बनाती हैं। ओके, सो रूल 43, इसे हम बोल सकते हैं दी आई इंक्लूजन रूल। बेसिकली ये रूल इस बारे में है कि जब प्रोनाउन आई किसी और के साथ सेंटेंस में आता है तो क्या होता है। लेट्स चेक इट आउट। देखिए, रूल बहुत ही सिंपल सा है। जैसे ही आपने आई को किसी ग्रुप में शामिल किया तो पूरा ग्रुप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर्सन प्लूरल बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है आपको आर या आवरसेल्व्स जैसे वर्ड्स का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यू एंड आई मस्ट फिनिश योर वर्क। अब यहां योर वर्क कहना गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में आई भी है, राइट? तो वो काम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वो हमारा हो गया। इसलिए करेक्ट सेंटेंस है यू एंड आई मस्ट फिनिश आवर वर्क। जैसे ही आई आया सब कुछ आर बन गया। एक और एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राम एंड आई हैव लॉस्ट हिज बुक्स। यहां पर हिज बुक्स कहना गलत है, क्योंकि मैं भी राम के साथ शामिल हूं तो किताबें सिर्फ उसकी नहीं हमारी हैं। सो द मोमेंट आई जॉइन्स द ग्रुप एवरीथिंग बिकम्स आर। सिंपल। अच्छा, अब इसे देखो। यू, दे एंड आई शुड हेल्प योरसेल्फ। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है।
क्योंकि सब्जेक्ट में आई मौजूद है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, यानी ourselves। तो सही सेंटेंस है यू, दे एंड आई शुड हेल्प ourselves। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये हु, विच, दैट जैसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। अब हम इनसे जुड़े दो इंपॉर्टेंट रूल्स 44 और 45 को आसानी से समझेंगे। सो रूल 44 है अग्रीमेंट का रूल। सिंपल भाषा में रिलेटिव प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना होता है। अब ये एंटीसीडेंट क्या है? घबराइए मत, इसका मतलब बस वो नाउन है जिसके बारे में प्रोनाउन बात कर रहा है। तो वर्ब भी उसी नाउन के हिसाब से आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसे ध्यान से देखिए। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेज वेल। अब यहां हु किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए या प्लेयर्स के लिए? सोचो, ये प्लेयर्स के लिए यूज हो रहा है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो प्लेज नहीं, प्ले आएगा। द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले वेल। एक और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट कॉस्ट्स मच। यहां पर दैट किसको रेफर कर रहा है? बुक्स को, राइट? और बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कॉस्ट। सिंगुलर वर्ब कॉस्ट्स यहां गलत है। सही फॉर्म है दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट कॉस्ट मच। अब आते हैं रूल 45 पर, जो कि प्लेसमेंट के बारे में है। ये रूल बहुत आसान है लेकिन उतना ही जरूरी भी। रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बिल्कुल पास, मतलब एकदम बगल में होना चाहिए। इससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर रहता है। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल साफ हो जाएगा। द बॉय वॉज पनिश्ड हु ब्रोक द विंडो। ये पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? लग रहा है जैसे विंडो को पनिश किया गया, इसलिए हु ब्रोक द विंडो को उसके एंटीसीडेंट यानी द बॉय के फौरन बाद रखेंगे। करेक्ट सेंटेंस है द बॉय हु ब्रोक द विंडो वॉज पनिश्ड। अब मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। एक और गलती देखिए, आई सॉ अ कार इन द गराज विच इज डैमेज्ड। ऐसे बोलने से लगता है जैसे गराज डैमेज्ड है, कार नहीं, जबकि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो विच इज डैमेज्ड को कार के ठीक बाद आना चाहिए। सही सेंटेंस है आई सॉ अ कार विच इज डैमेज्ड इन द गराज। देखा, प्लेसमेंट इज की। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं द दैट प्रोटोकॉल। यहां हम रूल्स 46, 47 और 48 देखेंगे। ये रूल्स हमें बताते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में हम हु या विच यूज नहीं कर सकते, वहां सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज करना होता है। तो रूल 46 कहता है कि जब भी हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, उसके बाद हमेशा प्रोनाउन दैट आएगा। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा वाली डिग्री, जैसे बेस्ट, फाइनेस्ट, स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट। ऐसे वर्ड्स के बाद हमेशा दैट ही लगता है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर हु आई नो। यहां पर बेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए हु यूज करना गलत है। इसकी जगह दैट आना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस है ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट आई नो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द फाइनेस्ट पेन विच आई हैव यूज्ड। यहां भी फाइनेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो विच की जगह क्या आएगा? बिल्कुल सही, दैट। सही सेंटेंस होगा दिस इज द फाइनेस्ट पेन दैट आई हैव यूज्ड। तो रूल पक्का हो गया, सुपरलेटिव के साथ हमेशा दैट। अब आते हैं रूल 47 पर। यह कहता है कि दैट का यूज कुछ खास शब्दों के बाद हमेशा होता है। ये वर्ड्स हैं ऑल, एनी, नन, नथिंग और द सेम। इन्हें आपको याद रखना होगा। ये रही वो गोल्डन लिस्ट। इन शब्दों को अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इनके बाद आई रिपीट हमेशा दैट का ही यूज होता है। ऑल, एनी, नन, नथिंग एंड द सेम। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। देर इज नथिंग विच कैन स्टॉप हिम। हमारी लिस्ट में नथिंग था, राइट? इसलिए यहां विच का यूज करना गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप हिम। देखा, रूल कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक और एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक विच आई लॉस्ट। यहां पर द सेम का यूज हुआ है और ये हमारी लिस्ट में है, इसलिए करेक्ट प्रोनाउन होगा दैट। दिस इज द सेम बुक दैट आई लॉस्ट। बस लिस्ट याद रखो और गलती नहीं होगी। चलिए अब हम दैट के यूज का आखिरी रूल देखते हैं, रूल नंबर 48। ये रूल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी सवाल पूछने वाले प्रोनाउन से। तो जब भी कोई सेंटेंस हु, वॉट या विच जैसे शब्दों से शुरू होता है, तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा दैट होगा। इस सेंटेंस को देखिए, हु इज द मैन हु यू मेट। सवाल हु से शुरू हो रहा है, जो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है,
इसलिए जो अगला प्रोनाउन आएगा वो हु नहीं बल्कि दैट होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस है हु इज द मैन दैट यू मेट। और ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, विच इज द बुक विच यू बॉट। यहां भी सवाल विच से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा विच यहां पर गलत है। सही प्रोनाउन है दैट। द करेक्ट सेंटेंस इज विच इज द बुक दैट यू बॉट। चलिए देखते हैं रूल नंबर 49 जो है मिक्स्ड एंटीसीडेंट्स के बारे में। तो मिक्स्ड एंटीसीडेंट का मतलब है जब आपके सब्जेक्ट में एक इंसान और एक जानवर या चीज दोनों एक साथ आते हैं। अब यहां देखिए, हु का इस्तेमाल गलत है क्योंकि सब्जेक्ट में बॉय भी है और डॉग भी। ऐसे मिक्स सब्जेक्ट के लिए हमेशा दैट का यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले में है पेन और फ्रेंड और दूसरे में है मैन और हॉर्स। दोनों ही मिक्स्ड एंटीसीडेंट्स हैं, इसलिए दोनों में दैट ही करेक्ट है। तो इसका प्रो टिप ये है, जब भी सब्जेक्ट में एक पर्सन के साथ कोई एनिमल या थिंग हो तो आपको हमेशा दैट ही यूज करना है। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 50 की तरफ। ये रूल प्रोनाउन के केस पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल में whom गलत है और who सही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है he is honest। यहां प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए who आएगा। इन एग्जाम्पल्स में देखिए कि प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। पहले में I praised her, इसलिए whom आएगा। दूसरे में he won the race, इसलिए who आएगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप प्रोनाउन की जगह ही यूज कर सकते हैं तो who लगेगा, और अगर him फिट होता है तो whom लगेगा। ओके, अब आते हैं रूल 51 पर। इसको कहते हैं पैरेललिज्म, यानी सेंटेंस में बैलेंस बनाए रखना। पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में प्रोनाउन का होना जरूरी है। यहां देखिए एंड के बाद भी हु लगाने से सेंटेंस बैलेंस्ड हो जाता है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, सही सेंटेंस में प्रोनाउन को रिपीट किया गया है ताकि सेंटेंस का बैलेंस बना रहे। रूल 52 रूल 51 जैसा ही है, लेकिन यहां दोनों प्रोनाउंस का करेक्ट केस यूज करने पर फोकस है। अब देखिए, पहले पार्ट में आएगा whom क्योंकि स्टूडेंट्स फियर हिम, और दूसरे पार्ट में आएगा who क्योंकि ही कॉल्स हिमसेल्फ स्ट्रिक्ट। ये एग्जाम्पल अच्छे से दिखाता है कि हर वर्ब के लिए प्रोनाउन को अलग से चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रूल 53 में हु और हुम की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। यहां हुम सही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आई इन्वाइटेड हर। यहां प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। और हमारी ही हिम ट्रिक इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी परफेक्टली काम करती है। पहले में है ही इज ऑनेस्ट, इसलिए हु। दूसरे में भी ही वॉन द प्राइज, इसलिए हु। तो हमेशा इस ट्रिक से अपने सेंटेंस को चेक करें, इससे गलती होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी रूल पर, रूल नंबर 54, विच और हु के बीच का फर्क। ये रूल बहुत सिंपल है। इंसानों के लिए यानी पीपल के लिए हु यूज करते हैं और जानवरों या चीजों के लिए विच यूज करते हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कब हु लगाना है और कब विच। मान के लिए हु और डॉग और टेबल के लिए विच। तो बस इतना सा गोल्डन रूल याद रखिए, WHO लोगों के लिए है और विच बाकी सबके लिए। तो रूल 55 ये कहता है कि प्रोनाउन व्हाट के ठीक पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटीसीडेंट क्या चीज है? देखिए, सिंपल भाषा में एंटीसीडेंट वो नाउन है जिसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। पर व्हाट के केस में मजेदार बात यह है कि ये एंटीसीडेंट उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। देखिए, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये कहना दिस इज द थिंग व्हाट आई वांटेड। ये गलत है। क्यों? क्योंकि व्हाट का मतलब ही होता है द थिंग दैट। तो जब आप द थिंग भी बोलते हैं और व्हाट भी, तो आप एक ही बात को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। सही तरीका है सीधा साधा, दिस इज व्हाट आई वांटेड। सुना कितना क्लियर और इफेक्टिव? तो रूल के पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है। व्हाट अपने आप में ही पूरा है, एक कंप्लीट आइडिया है, इसलिए उसके पहले द थिंग या द बुक जैसे एक्स्ट्रा शब्दों की कोई जरूरत नहीं। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। शी गेव मी वॉट आई लॉस्ट और आई लाइक वॉट यू कुक्ड। दोनों सेंटेंसेस में वॉट से पहले कोई एक्स्ट्रा एंटीसीडेंट नहीं है और सेंटेंसेस एकदम परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल 56 पर। ये रूल है हुज के बारे में, जो पोजेशन यानी मालिकाना हक बताने के काम आता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हुज का इस्तेमाल आप इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि बेजान चीजों के लिए भी कर सकते हैं। सुनिए इसको। द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड।
ये सुनने में ही कितना अजीब और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? इसकी जगह हुज का यूज करके देखिए, सेंटेंस एकदम स्मूथ हो जाता है। द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड इज ओल्ड। देखा आपने कितना आसान और नेचुरल साउंड करता है। तो ये बात याद रखिएगा, होस्ट टेक्निकली तो हु का पोजेसिव फॉर्म है, लेकिन ये चीजों के लिए भी बिल्कुल आराम से काम करता है। ऑफ विच जैसे फ्रेजेस से बचेंगे तो इंग्लिश ज्यादा क्लियर लगेगी। देखिए, इंसान के लिए एग्जाम्पल है द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, और एक चीज के लिए द ट्री हुज लीव्स आर ड्राई। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब एक बहुत जरूरी रूल पर आते हैं, रूल नंबर 57। ये है द सेम फ्रेज के बारे में। जब भी आप ये फ्रेज यूज करते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखें कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द आ सकते हैं, एज या दैट, बस। बहुत से लोग द सेम के बाद गलती से विच या हु लगा देते हैं, लेकिन इसकी सही जोड़ी सिर्फ द सेम दैट या द सेम एज की होती है। जैसे कि दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट, या फिर माई शर्ट इज द सेम एज योर्स। सिंपल। तो आखिर इन दोनों में से कब क्या यूज करना है? इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगर आगे वाले पार्ट में कोई वर्ब यानी क्रिया आ रही है तो दैट का यूज करें, जैसे दैट आई बॉट। और अगर कोई वर्ब नहीं है तो सीधा एज का इस्तेमाल करें, जैसे एज योर्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द सेम मैन दैट हेल्प्ड मी। यहाँ हेल्प्ड एक वर्ब है, इसलिए हमने दैट यूज किया। समझ गए ना? अब है रूल 58, और ये रूल तो आपको हमेशा ही याद रहेगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है। वर्ड है सच और इसका हमेशा का साथी, हमेशा का पार्टनर है एज। सबसे आम गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है सच के साथ दैट लगा देना, जैसे इट वाज सच अ स्टॉर्म दैट। ये बिल्कुल गलत है। सही जोड़ी हमेशा सच एज की होती है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट वाज सच अ स्टॉर्म एज वी कुड नॉट मूव। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सच के बाद हु, विच या दैट कभी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एज आएगा। इन 2 एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। शी स्पोक इन सच अ वे एज अनॉयड मी, और ही फेस्ड सच प्रॉब्लम्स एज ब्रोक हिम। दोनों में सच एज का परफेक्ट यूज हुआ है। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं रूल 59 के साथ। विच और वॉट में आखिर फर्क क्या है? इसका पूरा जवाब एक शब्द में छुपा है, सिलेक्शन यानी चुनाव। सोचो, अगर आप कहते हैं व्हाट बुक डू यू वांट फ्रॉम दीज, तो ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप दीज बोल रहे हैं, मतलब आप कुछ लिमिटेड किताबों में से चुनने को कह रहे हैं। जब भी आपके पास एक लिमिटेड ग्रुप से चॉइस करनी हो तो हमेशा विच का यूज करना है। तो सही सवाल होगा विच बुक डू यू वांट फ्रॉम दीज। तो चुनाव का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखते हैं। जब आपके पास चुनाव के लिए ऑप्शंस गिने चुने हों, स्पेसिफिक हों, तब आप विच का यूज करेंगे। और जब सवाल एकदम जनरल हो, ओपन एंडेड हो, जिसमें ऑप्शंस अनलिमिटेड हों, तब आप व्हाट का यूज करते हैं। तो रूल बिल्कुल साफ है, लिमिटेड चॉइस के लिए विच और जनरल सवाल के लिए व्हाट। जैसे विच सब्जेक्ट्स हैव यू स्टडीड अमंग दीज, इसका मतलब है कि आप कुछ दिए गए सब्जेक्ट्स में से ही पूछ रहे हैं। और विच कलर डू यू लाइक फ्रॉम दीज ऑप्शंस, यहां भी आपको कुछ खास ऑप्शंस में से ही एक पसंद करना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी रूल पर, रूल नंबर 60। और ये पंक्चुएशन का एक सुपर इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। कॉमा के ठीक बाद कभी भी डैट का यूज नहीं होता, नेवर। ये सेंटेंस देखिए जरा, माई कार दैट इज रेड इज न्यू। यहां कॉमा के बाद दैट लगाना एक बहुत बड़ी ग्रामेटिकल गलती है। इसे ठीक करना बहुत ही आसान है। आपको बस दैट को विच से रिप्लेस करना है। तो सही सेंटेंस बनेगा माई कार विच इज रेड इज न्यू। बस इतना ही। अच्छा, अब इसके पीछे का रीजन भी समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कॉमा के बीच में जो एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है ना, उसे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। और रूल ये है कि ऐसे क्लॉज को शुरू करने के लिए आप दैट का यूज कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा विच ही यूज करना होगा। 2 और एग्जाम्पल्स देखिए। दिल्ली विच इज क्राउडेड इज फेमस, और द बुक विच आई बॉट इज कॉस्टली। शुरू करते हैं रोल नंबर 61 से। यहां हम बात करेंगे इट के बारे में, जब इसे एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है ये। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, टू प्ले क्रिकेट इज ईजी हियर। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, बट सच बताऊं तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना? आम बोलचाल की इंग्लिश में आमतौर पर इसको ऐसे नहीं कहते। तो इसका रूल क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है। ऐसे सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं।
इससे होता क्या है, सेंटेंस का जो फ्लो है ना वो एकदम नेचुरल हो जाता है, और जो असली सब्जेक्ट है जैसे यहां पर टू प्ले क्रिकेट, वो सेंटेंस में आगे जाकर आराम से अपनी जगह ले लेता है। तो देखिए सही तरीका क्या हुआ, हमने बस इट को उठाकर आगे रख दिया। इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट हियर। अब सुनिए इसे, एकदम परफेक्ट और नेचुरल साउंड कर रहा है, राइट? चलिए इस रूल को और पक्का करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला वाला देखो, दैट ही फेल्ड इज सरप्राइजिंग। यहां असली सब्जेक्ट क्या है? दैट ही फेल्ड। तो हम क्या करेंगे? इट को आगे ले आएंगे। इट इज सरप्राइजिंग दैट ही फेल्ड। सिंपल। एक और देखिए, टू ओबे रूल्स इज नेसेसरी। इसका क्या बनेगा? बिल्कुल सही, इट इज नेसेसरी टू ओबे रूल्स। ओके, तो ये था रूल 61। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 62 पर। यहां भी हम इट का ही यूज देखेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जरा इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। द वेदर इज हॉट टुडे, द वेदर इज अनबेरेबल। सुनने में कैसा लगा? बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है ना? द वेदर बार बार बोलना पड़ रहा है। ये बिल्कुल अननेचुरल साउंड करता है और सही तरीका नहीं है। तो रूल यहां पर यह कहता है कि जब भी आप टाइम यानी समय, वेदर यानी मौसम, या फिर डिस्टेंस यानी दूरी की बात कर रहे हो, तो बार बार उस नाउन को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह एक सिंपल सा वर्ड यूज होता है, इट। तो अब देखिए, जब हम इट का इस्तेमाल करते हैं तो वो लंबा सा सेंटेंस कितना छोटा और इफेक्टिव हो जाता है। इट इज हॉट टुडे, इट इज अनबेरेबल। देखा, सिंपल, साफ और एकदम टू द पॉइंट। इसे और आसानी से समझने के लिए डिस्टेंस और टाइम के एग्जाम्पल्स देखते हैं। द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर्स टू द स्कूल। ये बोलने के बजाय आप सीधा क्या बोलेंगे? इट इज 5 किलोमीटर्स टू द स्कूल। कितना आसान हो गया। वैसे ही द टाइम इज लेट नाउ बोलना जरूरी नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं इट इज लेट नाउ। चलिए अब आते हैं एक ऐसे रूल पर जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह है रूल नंबर 63 और यह है प्रोनाउंस की कंसिस्टेंसी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां इस सेंटेंस को देखिए, इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड यू विल सक्सीड। सेंटेंस शुरू हुआ ए स्टूडेंट से यानी थर्ड पर्सन, लेकिन खत्म हो रहा है यू पर जो कि सेकंड पर्सन है। ये जो प्रोनाउन का शिफ्ट है ना, यही यहां पर गलती है। तो रूल बड़ा साफ है, आप सेंटेंस जिस पर्सन में शुरू करते हैं आपको उसी में खत्म भी करना है। प्रोनाउन को बीच में बदलना नहीं है। अगर आपने अ स्टूडेंट से शुरू किया तो आगे उसके लिए ही या शी आएगा। अगर वन से शुरू किया तो आगे वंस आएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो इस सेंटेंस को ठीक कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हम बस यू को ही से रिप्लेस कर देंगे ताकि वो स्टूडेंट के साथ मैच हो जाए। अब देखिए, इफ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब ये एकदम करेक्ट है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी इफ यू वांट सक्सेस। यहां वन से शुरू किया, फिर हिज यूज किया और फिर यू पर आ गए। ये गलत है। सही क्या होगा? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी इफ वन वांट सक्सेस। पूरा सेंटेंस वन पर बेस्ड है। एक और, व्हेन वी रीच होम यू शुड रेस्ट। नहीं, अगर वी से शुरू किया है तो आगे भी वी ही आएगा। व्हेन वी रीच होम वी शुड रेस्ट। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज की। ओके, अब हम चलते हैं रूल नंबर 64 पर। यह मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसे कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर या पैरेललिज्म। ये एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपकी राइटिंग में एक अलग ही पावर और रिदम आ जाएगा। इस सेंटेंस को देखिए, ही लाइक्स स्विमिंग एंड टू प्ले फुटबॉल। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां दो चीजों की लिस्ट है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। एक है स्विमिंग जिसमें आईएनजी लगा है और दूसरा है टू प्ले जो एक इन्फिनिटिव है। यह अजीब है, जैसे आप एक ही लाइन में आधा हिंदी और आधा फ्रेंच में लिख रहे हो। बैलेंस नहीं है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल सिंपल सा है, बैलेंस बनाए रखो। अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं या दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उनका ग्रामेटिकल फॉर्म यानी उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होना चाहिए। या तो सारे वर्ब्स आईएनजी वाले होंगे या सारे टू वाले या सारे सिंपल नाउन्स होंगे, सब एक जैसे। तो चलिए उस सेंटेंस को ठीक करते हैं। हमें स्विमिंग के साथ बैलेंस बनाना है, तो हम टू प्ले को बदल देंगे प्लेइंग में। अब सेंटेंस क्या बना? ही लाइक्स स्विमिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। सुना आपने? एक रिदम है, एक फ्लो है, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए दो और जबरदस्त एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है, शी इज काइंड, हेल्पफुल एंड शी वर्क्स हार्ड। यहां काइंड और हेल्पफुल एडजेक्टिव्स हैं, तो लिस्ट में तीसरी चीज भी एक एडजेक्टिव होनी चाहिए। तो शी वर्क्स हार्ड की जगह हम लिखेंगे हार्ड वर्किंग। अब देखिए, शी इज काइंड, हेल्पफुल एंड हार्ड वर्किंग। परफेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है, आई रिस्पेक्ट हिम एंड हिज ऑनेस्टी।
यहां बैलेंस नहीं है। इसे ठीक करने के लिए हम वर्ब को रिपीट कर सकते हैं। आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिज ऑनेस्टी। अब दोनों पार्ट्स पैरेलल हो गए। और पैरेलल स्ट्रक्चर का सबसे अजीम, सबसे फेमस एग्जाम्पल है जूलियस सीजर का वो लेजेंडरी कोट, वेनी विदी विची, जिसका मतलब है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। 3 सिंपल वर्ब्स एक के बाद एक, इसकी पावर ही इसके पैरेलल स्ट्रक्चर ने है। कितना इंपैक्टफुल है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के आखिरी रूल पर। रूल नंबर 65। ये रूल है क्लैरिटी के बारे में, कि कैसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते वक्त होने वाली कंफ्यूजन से बचा जाए। इस सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड हेल्प हिम व्हेन ही केम। हाँ, कौन किसकी मदद करेगा? ही कौन है, राम या श्याम? और हिम कौन है, और आखिरी वाला ही कौन है? ये तो पूरा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल एम्बिग्यूअस। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रूल क्या है? रूल एकदम प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि अगर आपको जरा सा भी लगे कि प्रोनाउन से कंफ्यूजन हो सकती है तो शर्माइए मत, उस इंसान का नाम ही रिपीट कर दीजिए। क्लैरिटी सबसे जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि नाम रिपीट करने से सेंटेंस थोड़ा रेपिटेटिव लगेगा, शायद लगेगा, लेकिन अब इस करेक्ट सेंटेंस को देखिए। राम टोल्ड श्याम दैट राम वुड हेल्प श्याम व्हेन श्याम केम। हाँ, थोड़ा रेपिटेटिव है, लेकिन इसमें जीरो कंफ्यूजन है। एक एक बात बिल्कुल साफ है कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। और आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। बड़े बड़े लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां करोड़ों अरबों रुपयों की बात होती है, लॉयर्स हमेशा यही करते हैं। वो प्रोनाउंस यूज करने से बचते हैं और बार बार नाम रिपीट करते हैं। क्यों? ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और $1 मिलियन की गलती ना हो जाए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को 2 आखिरी एग्जाम्पल से बिल्कुल सील कर देते हैं। When he saw him, he called him। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। सही तरीका, When Ravi saw Mohan, Ravi called Mohan। अब सब क्लियर है। वैसे ही she told her that she would meet her के बजाय सीता told गीता that सीता would meet गीता। बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं।